नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे जजमेंट की चर्चा करने वाले हैं जो नाबालिग से संबंध रखता है और ये अभी हाल ही में 16 जुलाई 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया था। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करते हुए कोशिश रहेगी कि सामान्य भाषा में आप तक वो बात पहुंच जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस केस में होता ही है कि एक एग्रीमेंट टू सेल पार्टीज के बीच में होता है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के उद्देश्य से, और वो जो क्रेता थे वो एग्रीमेंट टू सेल को लेकर निचली अदालत में और कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के उद्देश्य से वो न्यायालय की शरण में चले गए। मतलब जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए किन्हीं दो पक्षों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार काम किए जा रहे थे, लेकिन जब उसको एक पार्टी के द्वारा माना नहीं जा रहा था, ये लागू नहीं किया जा रहा था, तो कोर्ट के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता आदमी के पास। तो एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा कराने के लिए वो कोर्ट गए थे ताकि वो सेल डीड इनको करके उस प्रॉपर्टी को बेच दें। तब ये मसला कोर्ट में पहुंचा। तो सिविल कोर्ट में पहुंचने के बाद इस मसले के साथ जो वादपत्र दायर किया गया था, जो प्लेंट दाखिल की गई थी, वादपत्र से ये मतलब है कि जो भी केस इनका था, वादी के द्वारा जो भी केस फाइल किया गया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उन्होंने विपक्षी के खिलाफ जिन के खिलाफ किया था उनका नाम पता दे दिया था। तो इसमें एक रोचक बात यह है, 16 साल के बच्चे को इन्होंने पार्टी बनाया था। तीसरे नंबर पे जो पार्टी बनी थी वो एक 16 साल का बच्चा था, नाबालिग था, और इनके ही वादपत्र के अनुसार वो नाबालिग था, 16 साल का था। तो इन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन भी साथ में लगाई कि इस बच्चे के बिहाफ पर गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाए, जो ऑर्डर 32 रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया के विषय में दिया गया है कोर्ट को कौन सी प्रक्रिया कब अपनानी है। तो उसमें एक ऑर्डर 32 रूल 3 है, जिसमें कि किसी भी नाबालिग बच्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया जाए, जो व्यवस्था दी गई कानून में उसके अंतर्गत। तो वादपत्र दाखिल हो गया, साथ में एक एप्लीकेशन दाखिल हो गई, और केस में अपोजिट पार्टीज को नोटिस दिए गए। इस एप्लीकेशन में जो नोटिस दिए गए थे उसमें पार्टीज आ गई थी, और इसमें यह कहा गया था कि फादर को ही, उस बच्चे के पिता को ही, जो सेकंड रिस्पोंडेंट थे, सेकंड विपक्षी थे, उनको ही अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन में उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई जो कानूनन जरूरी थी, और बस वकालतनामा उसके ब्याह पे फाइल हो गया, बात खत्म। जबकि एक प्रोसीजर दिया गया तो उस प्रोसीजर के तहत अपॉइंटमेंट होना था। उसके भी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट हैं वो इस समय नाबालिग है, बाद में तो बालिग होगा, तो उस समय नाबालिग होने की स्थिति में इसके हितों की रक्षा करनी आवश्यकता थी। तो हुआ ये कि विपक्षी पार्टी कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से बाकी अपील भी हो गई, सबने अपनी प्रेजेंस लगा दी। उसके बाद वो मुकदमे में आए ही नहीं। तो जज के पास एक ऑप्शन था कानूनन कि वो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करे। सो उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई कर दी। अब एक पक्षीय कार्रवाई करते ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो वादपत्र में लिखा है वो सब सही माना जाएगा, और इस लिहाज से उन्होंने उसे एक पक्षीय तौर पर स्वीकार कर लिया और उसके सूट को, उसके वाद को अलाउ कर दिया। और एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत जो एग्रीमेंट हुआ है उसको परफॉर्मेंस करने के लिए
कह दिया, यानी कि सीधे सीधे सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए कह दिया, विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए कह दिया। अब एक तो ये क्लियर हो गया कि भाई उसका सूट अलाउ हो गया, एक पक्षीय डिक्री उसके फेवर में हो गई। जब ये निर्णय डिक्री की शक्ल लेता है तो इसके बाद कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि इसका पालन कराने के लिए आप एग्जीक्यूशन पिटीशन डालें कोर्ट के समक्ष। आप इसको निष्पादित कराने के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन डालें। इन्होंने एग्जीक्यूशन पिटीशन भी डाल दी कंसर्न कोर्ट में, और उसके बाद उसमें भी सम्मन्स जो है वो सर्व हो गए थे इनको, विपक्षी पार्टी को। और इसके बाद जो है वो फिर भी नहीं आए। ये एग्जीक्यूशन पिटीशन एक पक्षीय तौर पर तय कर दी गई और इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उन्हें नॉन जुडिशियल स्टैम्प है वो लगभग 1,98,000 कुछ रुपए के डिपॉजिट कराने के आदेश दे दिए गए कि आप डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि वो सेल डीड एग्जीक्यूट कराई जाएगी। न्यायालय अपनी पावर से फिर एग्जीक्यूट कराएगा। इन्होंने पैसा डिपॉजिट करा दिया, वो शायद करीब 2,50,000 के आसपास डिपॉजिट करा दिया। इसी बीच में जिस पक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी उन्होंने इस एक पक्षीय जजमेंट निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए, यानी कि सेट असाइड करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष रखा। और कुछ समय बाद इन्होंने उसमें जो देरी हुई थी 862 दिन की देरी को क्षमा करने के लिए इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लगाया था, जो न्यायालय में लगाना अनिवार्य होता है। और उसमें आपको वो कारण देने होते हैं कि भाई किस कारण आपने न्यायालय में नहीं आ पाए। उसका अगर आपने जस्टिफाइड उत्तर दिया है, अगर वो कारण आपके जेन्युइन लगे कोर्ट को, तो कोर्ट आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, वरना आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशंस में एक लिबरल व्यू लिया जाता है। तो अब जो है इन्होंने उस निर्णय एवं डिक्री को समाप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। उसके कारण उनको पता कि कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं। कुल मिला के निचली अदालत के द्वारा, चूंकि इनका रवैया भी उन्हें पता था कि ना तो ये वहाँ पर उपलब्ध थे, एक्स पार्टी वहाँ पर भी हुआ, जिसको हम एक पक्षीय हिंदी में कहते हैं, एक पक्षी कार्रवाई वहाँ पर भी हुई थी पहले जो केस किया गया था। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन पिटीशन की गई उसमें भी एक पक्षीय, यानी कि तामील होने के बाद भी सम्मन तामील हो गए थे, सर्व हो गए थे, उसके बाद भी ये पहुँचे नहीं अदालत में। बाद में अल्टीमेटली अदालत को एक पक्षी कार्रवाई करनी पड़ी। तो अब जब इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया तो इनके पास विकल्प के तौर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन जो धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि जब भी कभी कोई न्यायालय निर्णय एवं डिक्री सुनाता है और यदि आपकी कोई ग्रीवांस है और वो उसका रिवीजन आपके पास विकल्प के तौर पे है, रिवीजन में चले गए। अब हाईकोर्ट के सामने जब मसला पहुंचा तो हाईकोर्ट में एक नया ही काम हो गया। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लिया और उसने लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को देखने के बाद ये देखा कि नाबालिग बच्चे के संबंध में जो प्रक्रिया अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन की है वो उसका पालन नहीं किया गया। और ये देखने के बाद उन्होंने जो देरी की बात थी वो तो एक तरफ किनारे कर दी, देरी के मसले को एक तरफ छोड़ दिया और सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया कि किसी नाबालिग के खिलाफ यदि आपने कोई निर्णय बिना उसकी गार्जियन को अपॉइंट किए, विधिवत गार्जियन को अपॉइंट किया है तो वो कार्यवाही पूर्ण रूप से कानून में शून्य मानी जाएगी, कानूनन वो शून्य मानी जाएगी, यानी कि उस निर्णय एवं डिक्री को कोई महत्व नहीं मिलेगा। तो बहुत मजेदार बात है। जो
चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा मिलने को था। हाँ, एक बात और, निचली अदालत में जब ये केस कि जो खरीदने वाला था उस व्यक्ति के द्वारा जब अदालत में गया मामला, तो उसने ये कहा था कि या तो आप मुझे रजिस्ट्री कराने के लिए इन्हें आदेश दे दें तो ये मेरी रजिस्ट्री हो जाए इस प्रॉपर्टी की, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, कानून में किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है, तो उसने वहीं पर भी विकल्प के तौर पे ये कह दिया कि जो मेरा अमाउंट है वो हमें वापस दिलाया जाए 18% ब्याज के साथ। तो कुल मिला के वो पार्टी भी अपने पैसे वापस लेने को तैयार थी। अब यही मसला जब हाईकोर्ट के सामने था, तो हाईकोर्ट में तो ये आए थे सिविल डिवीजन सेक्शन 115 के तहत सीपीसी के, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इसमें सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया गया, जो आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर्स हाईकोर्ट को मिली हुई हैं सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में। निचली अदालतों पर सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही थी सामने, ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा था, एक तरीके से बच्चा जो है प्रेजुडिस हो रहा था इस निर्णय से। तो इसलिए उनके द्वारा सीधे सीधे कहा गया कि ये तो शून्य है, और एक शर्त रखी कि आप 2,50,000 रुपये उस व्यक्ति को दें जिसने स्टैंप ड्यूटी न्यायालय के कहने पर जमा कराई थी। तो एक शर्त के साथ उन्होंने ये 2,50,000 रुपये देने के लिए कह दिया। पार्टी राजी हो गई। अब इस जजमेंट के खिलाफ, यानी कि जो हाईकोर्ट के द्वारा उसी डिक्री होल्डर के अगेंस्ट में कर दिया गया था, उसको शून्य करार कर दिया गया था, उसकी कानून में कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो इस वजह से वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हर पहलू को देखा गया, एकेडमिक डिस्कशंस हुए, लेकिन अंततोगत्ता ये पाया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 227 की सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन की अधिकारता, सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन जो हाईकोर्ट को मिला हुआ है, ये बहुत ही डिस्टिंग्विशेबल है, और इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, और ये वो उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल उचित किया है, और न्याय हित में ये सही था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर में जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, और इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो आपने देखा, कोई भी कानूनी गलती यदि कहीं भी की जाती है तो उसको शून्य करार देने में न्यायालय को देर नहीं लगती। इतने सालों की प्रक्रिया एक झटके में शून्य करार दे दी गई। तो न्यायालय में कुछ चीज़ें हैं जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, यदि उन नियमों के अधीन रहते हुए अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो औचित्यपूर्ण भी है, और विधिवत करने के कारण उसकी वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन यदि किसी नाबालिग के खिलाफ बिना ड्यू प्रोसीजर अपनाए हुए यदि कोई निर्णय एवं डिक्री उसके खिलाफ की जाती है तो उसको मान्यता दिलाना न्याय हित में कतई गलत होगा। और इसमें जो लीगल टर्म्स यूज किए गए हैं वो हमने सामान्य भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि आप उस टेक्निकलिटीज़ में अभी ना पड़े और आपको वो बात समझ में आ जाए जो बात आपके लिए जाननी जरूरी है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।